हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज गो द एक्स्ट्रा माइल, इट्स नेवर क्राउडेड। यानी कि देखो, आप सभी लोग कोचिंग वगैरह में जाके अपनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। सब जितने भी अभी इस साल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग कोचिंग सेंटर जाते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं। वही टीचर्स हैं एसएससी के, चाहे हो गए, चाहे अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी किसी बैंकिंग से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वही टीचर्स हैं जो सब बच्चे जिनसे पढ़ रहे हैं, उन्हीं से आप पढ़ रहे हैं। लेकिन उस भीड़ से स्टैंड आउट करने के लिए, उन सब बच्चों से अलग करने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा ना, वही आपको अलग बनाएगा, वही आपको आपकी वो सीट दिलाएगा। ठीक है, यानी कि जो आप एक्स्ट्रा कदम उठाएंगे वो भीड़ भाड़ वाला नहीं होगा। वहां पे बहुत कम बच्चे होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे उस तरीके की, जो एक्स्ट्रा प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको भी वो एक्स्ट्रा प्रयास करना है क्योंकि वहां पे भीड़ कम होगी और वो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपकी क्या कमियां रह रही है। कई बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ते जा रहे, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको पढ़ना क्या है। सिलेबस इतना वास्ट है, उनको ये नहीं पता कि उनको कितना आता है। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको कितना आता है, आपको इसके अलावा क्या पढ़ने की जरूरत है, कहाँ आपकी कमियां हैं, कहाँ आपके प्लस पॉइंट्स हैं, आप एक्सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आप प्री जो है काफी क्लोज आ चुका है, तो आप लोगों को प्री के मॉक टेस्ट देने चाहिए। अपनी गलतियों को, जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं, कमियां हो रही हैं, उनको समझो, उनको एनालाइज करो, अपने पेपर को खुद एनालाइज करो। मार्क्स जो दिए गए ठीक है, खुद एनालाइज करो कि भाई मैंने कहाँ क्या गलती करी, क्या ये मैंने पढ़ा था, क्या ये मुझसे छूटा है, क्यों नहीं पढ़ा मैंने, मुझे कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया तो मुझे कहाँ से पढ़ना है, कितना गहराई तक पढ़ना है। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, उनको देखो, रिवाइज करो, तब जाके आप भीड़ से स्टैंड आउट करेंगे, तब जाके आपको वो आपकी एक सीट हासिल होगी। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगाएंगे वहां पे भीड़ कम होगी और वही बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं जो सक्सेसफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। मीटिंग for the second time after the 2024 जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स। बोल रहे हैं 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद में दूसरी बार मीटिंग हो रही है, ये लोग मिल रहे हैं। कौन लोग मिल रहे हैं? द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ऑन मंडे September 9, 2024। कौन लोग मिल रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो काउंसिल बना है, ग्रुप बना है, वो लोग मिल रहे हैं। मंडे को मिले September 9, 2024 को। sought to calm some of the rising clamor against the 18% indirect tax levy on insurance premium payments। तो इन्होंने sought to resolve मतलब कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं रिजॉल्व करने की, यानी कि सोल्यूशन निकालने की। किस चीज का? sought to calm some, काम मतलब थोड़ा ठंडा करना, थोड़ा धीमा करना। क्या चीज को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं? जो राइजिंग क्लेमोर, राइजिंग डिमांड, रिक्वेस्ट, अपील हो रही है कि भाई बढ़ रही है डिमांड, किसके विरोध में? जो 18% इनडायरेक्ट टैक्स जो लगाया गया है, किसके ऊपर? इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स के ऊपर, उसके अगेंस्ट में जो डिमांड्स बढ़ रही है उनको शांत करने की कोशिश की जा रही है। A new group of ministers is being formed to urgently recommend tax changes for life and health insurance policies। तो एक नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हमने इसके लिए अपॉइंट करा है, जो जिनको जरूरत है कि तुरंत प्रभाव से अर्जेंटली कुछ सुझाव दें, रिकमेंडेशंस दें, जो टैक्स चेंजेस हमारे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में लगाए गए हैं उनके ऊपर। With an assurance, the council would meet again in November to take a call on its reports। और इसी आश्वासन के साथ काउंसिल ने बोला है कि हम नवंबर में दोबारा मीटिंग करेंगे और अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर जो टेक अ कॉल मतलब उसके ऊपर निर्णय लेंगे। जो भी हमारी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग होगी उसके ऊपर हम निर्णय लेंगे। कब लेंगे? नवंबर में। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, अभी उन्होंने ये डिसाइड करा कि चलो इसके ऊपर हम रिपोर्ट लेकर आते हैं, स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम फैसला लें। दिस मार्क्स A notable shift from last month। मार्क्स मतलब चिन्हित करना, तो नोटेबल मतलब काफी उल्लेखनीय, रिमार्केबल। तो बोल रहे हैं ये क्या है? काफी नोटेबल शिफ्ट है पिछले महीने के कंपैरिजन में। व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड staunchly defended the levy in parliament। जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने स्टाउंचली मतलब दृढ़ता के साथ में जो भी ये टैक्स लीवाई टैक्स दर लगाई गई है उसको डिफेंड करा था पार्लियामेंट में।
ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में भी इसके विरोध में स्वर उठे, और वो भी एक इंडिया जैसे गरीब देश के अंदर जहां पे मेडिकल खर्च उठाना हर परिवार के बस की बात नहीं है। हम लोग आज भी सरकारी संस्थानों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वहां से हमें मुफ्त की दवाई मिल जाए, जो कि मिलती भी नहीं है। जो ये दवाइयां उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो दवाइयां कई बार एक्सपायरी होती है, कई बार स्टैंडर्ड उनका सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती हैं, और फिर उनको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जो शायद हफ्ते 10 दिन की दवाइयां भी कई बार 2-2, 3-3 हजार की आ जाती हैं, राइट। और फिर ये जो हमारी इतनी गरीब जनता है, इतना गरीब देश है जहाँ पे लोग 2 वक्त की रोटी भी कई बड़ी मुश्किल से जुगाड़ पा रहे हैं, तो वो लोग इतना दवाइयों के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल तक जाना तो उनके बस की बात नहीं है। फिर वहां पे 18% आप जीएसटी, फिर अगर कोई मजबूरी करके बड़ा ही जोर जतन करके कोई व्यक्ति ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है जिसको ये समझाया जाता है कि भाई आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ऐसा कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले जाता है, उसके ऊपर 18% जीएसटी वो बेचारा भरेगा, तो उसकी आमदनी कहाँ जाएगी? ठीक है, तो इसलिए पार्लियामेंट में काफी शोरगुल हुआ, इसके विरोध हुआ, लेकिन सीतारमन जी ने इसको डिफेंड करा कि नहीं नहीं, मेरा फैसला तो एकदम जस्टिफाइबल है, मेरा फैसला तो एकदम सही है। ठीक है, noting that states earn a large chunk of these revenues and members of parliament, बोल रहे हैं ये दर्शाते हुए कि जो स्टेट्स हैं, सरकारें हैं, वो लार्ज चंक मतलब बड़ा हिस्सा जो है रेवेन्यूज का बड़ा हिस्सा इससे जनरेट करते हैं, इससे उनका रेवेन्यू आता है। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु टुक ऑन द सेंटर ऑन द मैटर मस्ट फ्लैग इट विद स्टेट्स मिनिस्टर्स, और जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ पे शोरगुल मचा रहे हैं, सेंटर पे आके इस सब मसले को खड़ा कर रहे हैं, उनको ये इश्यू स्टेट्स के मिनिस्टर्स के साथ में जाके डिस्कस करना चाहिए। दे आर पार्टी टू द काउंसिल्स डिसीजन, जो कि इस काउंसिल के फैसले में सहमत हैं, उन मिनिस्टर से उनको बात करनी चाहिए। It must be noted that a reconsideration of GST levies on insurance had come up at least 3 times under the council's aegis. बोल रहे हैं कि ये सोचने समझने वाली, नोट करने वाली बात है कि ये जो रिकंसिडरेशन है, रिकंसिडरेशन मतलब पुनर्विचार है, जीएसटी लिवाइज जो इंश्योरेंस के ऊपर लगाए हैं उसके ऊपर हैड कम अप, ये 3 बार हो चुका है इसी काउंसिल की एजिस संरक्षण में, इसी काउंसिल के निगरानी में। Starting a year and half since the GST's July 2017 launch, और कब शुरुआत हुई थी? जब 2017 में जुलाई में जीएसटी लॉन्च हुआ था, उसके 1-1.5 साल बाद ही इसकी शुरुआत हो गई थी, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। बट द स्टेटस क्यो वॉज प्रेफर्ड ईच टाइम, स्टेटस क्यो मतलब जो जस की तस स्थिति, जो मौजूदा स्थिति थी उसी को प्रेफर किया गया हर बार। यानी कि जब 2017 जुलाई में इसके ऊपर जो ये इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगाया गया था, उसके बाद से ही इसको वापस लेने की बात की जा रही थी, बार बार रिपीटेडली 3-4 मीटिंग, 3 टाइम्स मीटिंग हो चुकी, लेकिन इसको बनाए रखा गया, बरकरार रखा गया। ठीक है, लेकिन what is plausibly different this time around is the government's own have echoed the sentiment. पर इस बार डिफरेंट क्या है? इस बार क्या हो गया ऐसा कि इस बार उन लोगों ने बोला कि भाई हम लोग सोचते हैं, तो संभावतः इस बार डिफरेंट ये हुआ है कि सरकार के जो खुद के मंत्री हैं उन्होंने एकोड मतलब दोहराया, रिपीट करा क्या इसी सेंटिमेंट को, इन्हीं भावना को कि भाई इसको चेंज करना चाहिए। While Union Minister Nitin Gadkari has averred that the GST levy on life insurance premium is tantamount to taxing the uncertainties of life. बोल रहे हैं जहां यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बोला, एवर्ड करा मतलब दावा किया कि जो जीएसटी लगाया गया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, ये क्या है? प्रीमियम टेंटामाउंट है। टेंटामाउंट है मतलब समान है, किसके समान है? कि आप जीवन की अनिश्चितताओं के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, उसके समान है। The BJP's now critical allies such as the TDP and Jan Seva Party have also sought to roll back all the levies on health and life insurance. और वहीं पे बीजेपी के जो अहम सहयोगी दल हैं जैसे कि टीडीपी या जन सेवा पार्टी, इन्होंने भी क्या किया है? रोल बैक करने की बात करी, यानी कि वापस करने की बात करी है जो भी यहाँ पे प्रीमियम टैक्सेस लगाए गए हैं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, उसकी मांग करी है। Perhaps not unrelated to its government's post-poll decision to desist from tom-tomming GST's buoyant monthly collection. बोल रहे हैं हालांकि शायद जो not unrelated मतलब उससे शायद जुड़ा हुआ है, क्या है? इज द गवर्नमेंट्स पोस्ट पोल मतलब पोल्स के डिसीजन के बाद में
टू डिसिस्ट मतलब रोकना, क्या रोकना, टॉम टॉइंग मतलब घोषणा करना, जीएसटी के बॉइंट मतलब बढ़ती मंथली कलेक्शन को अनाउंस करना उन्होंने रोक दिया है। परसीव्ड बाय मेनी एज अ सेलिब्रेशन ऑफ हाई लीवाइज ऑन कंज्यूमर्स, जिसको कि अक्सर अब ज्यादातर लोग ये देखते थे कि ये लोग क्या खुशी बना रहे हैं कि कंज्यूमर से बहुत ज्यादा टैक्स ले पा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनसे वसूली कर पा रहे हैं, इस चीज की खुशी मना रहे हैं। तो वो अब उनने जो पहले आता था ना कि हमने मंथली इतना रेवेन्यू कलेक्ट करा जीएसटी से, वो घोषणा करना उन्होंने बंद कर दिया। जीएसटी रेवेन्यूज जस्ट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमिया मतलब प्रीमियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जीएसटी रेवेन्यूज जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से आते हैं रोज ओवर 54% बिटवीन 2021-22 एंड 2023-24। 2021-22 से लेके 2023-24 के बीच में 54% तक बढ़ चुके हैं। इतना टैक्स हम सरकार को अपनी सेहत के लिए दे रहे हैं जिसका खर्च हम खुद उठा रहे हैं। yielding 8,262 करोड़ लास्ट ईयर, जिसकी कीमत आई पूरा जो उसने जनरेट करा वो था 8,262 करोड़ लास्ट ईयर, पिछले साल की बात करें। One hopes that any reduction in the GST on health covers considered by the council is not selective or limited. For instance, को मतलब ये उम्मीद की जा सकती है कि अब जो भी जीएसटी में अगर रिडक्शन होती है, मान लो वो फैसला लेकर आते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, उससे वो कंसिडर करते हैं कि चलो टैक्स कट कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो हेल्थ कवर्स के ऊपर जो भी टैक्स रिडक्शन होगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं लोग कि वो सिलेक्टिव नहीं होगा या लिमिटेड नहीं होगा, कि गरीब लोगों को या इतनी तनख्वाह से कम वाले लोगों को नहीं देना पड़ेगा या अमीरों को माफ कर दिया जाएगा, पिसेगा फिर मिडिल क्लास, तो ऐसा ना हो। फॉर इंस्टेंस द ग्रुप पॉलिसीज और सीनियर सिटीजन और विद द कैप ऑन द कवर, जिसके जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई ग्रुप पॉलिसी ली हो, पूरे फैमिली प्लान लिया हो, ग्रुप पॉलिसी ली हो, या सीनियर सिटीजन्स की पॉलिसीज हो, या फिर कैप ऑन द कवर के ऊपर एक कैपिंग लगाई जाए कि इतने से इतने के बीच में अगर आपने 1 से 5 लाख तक का लिया है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, 5 से 10 लाख तक का लिया है तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा किया जाए। यानी कि आम जनता सिर्फ कमाए और सरकार को दिए जाए, बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं, घर में पैसा सुरक्षित नहीं, सड़कें सुरक्षित नहीं, बंदे जो कमाने जा रहे हैं वो हमारे सुरक्षित नहीं, और फिर सरकार इतना टैक्स वसूलेगी, हमसे हमारी सारी आमदनी ले लेगी और इतनी महंगाई हो जाएगी और हम लोगों को जब जरूरत है तब हमारे पास कुछ नहीं है संसाधन, ठीक है। एंड इट इज इंश्योर्ड दे ट्रांसलेट इनटू रियल कट्स इन प्रीमियम पेमेंट्स, और ऐसा सुनिश्चित किया जाए, इंश्योर किया जाए कि इसका सीधा सीधा प्रभाव वास्तविक तौर पे हमारे प्रीमियम पेमेंट्स में कमी के ऊपर देखा जाए, ठीक है, यानी कि उसकी हमें बढ़ी हुई कीमतें ना चुकानी पड़े, कम हो। After the COVID-19 pandemic, while awareness levels about health cover needs have risen, बोल रहे हैं COVID-19 पेंडेमिक के बाद जब लोगों के अंदर हेल्थ कवर की जरूरतों को लेकर जो अवेयरनेस है वो बढ़ी है, हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंश्योरेंस कवर कॉस्ट हैव स्पाइक्ड इवन फास्टर, उसी दौरान में हॉस्पिटल में भर्ती होना, इंश्योरेंस कवर, इन सब चीजों की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। Given India's inadequate public health system, हिंदुस्तान का inadequate यानी कि अपर्याप्त पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यानी कि सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको देखते हुए, a serious disease or malaise afflicting a single family member can push an average household into poverty, एक बहुत गंभीर डिजीज या बहुत गंभीर अस्वस्थता जो है, malaise मतलब अस्वस्थता, afflicting पीड़ित करना, परिवार के किसी एक भी सदस्य को ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उससे पूरा का पूरा एक मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी रेखा तक पहुंच सकता है या गरीबी रेखा से नीचे भी जा सकता है। फॉर लाइफ कवर्स, वहीं अगर हम लाइफ कवर्स की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, द काउंसिल को टेक अ मोर नुआंस्ड अप्रोच बाय एक्सटेंडिंग मोस्ट रिलीफ टू प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो यहाँ पे जो काउंसिल है वो एक नुआंस्ड, एक सटल, फाइन ट्यून्ड अप्रोच ले सकता है कि वो क्या करे कि ये जो टैक्स है, जो उनकी अप्रोच है वो एक्सटेंड कर दे मोस्ट रिलीफ टू प्योर टर्म पॉलिसीज तक, वो अपनी अप्रोच एक्सटेंड कर दे, दैट हेल्प फैमिलीज टाइड ओवर शॉक्स, टाइड मतलब पार करना, शॉक से निपटने में जो परिवारों को मदद करता है उनको भी इसमें शामिल करे, टैक्स रिडक्शन में शामिल करे, rather than
to myriad market-linked investment products offered by industry in the guise of insurance. बजाय कि myriad मतलब काउंटलेस, अनगिनत जो मार्केट से जुड़े हुए, शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हीं इंश्योरेंस कंपनीज के, जो कि इंडस्ट्रीज द्वारा इंश्योरेंस के नाम पे, इंश्योरेंस के भेस में प्रेजेंट किए जाते हैं, इंश्योरेंस के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं, उनको ना इसमें इंक्लूड किया जाए, उनके ऊपर टैक्स रिडक्शन ना किया जाए. उनको ठीक है आप टैक्स के दायरे में डालो, लेकिन आप हेल्थ को इससे बाहर रखो. जो इससे जुड़ी हुई पॉलिसीज हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई पॉलिसीज है, प्रोडक्ट्स है, उनको इससे बाहर रखो. इफ इन द काउंसिल्स विजडम हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेयर्ड ऑन द शेयर सीट bases must attract only 5% GST, insurance policy surely deserve more benign taxation too. बोल रहे हैं कि अगर काउंसिल की नजर में हेलीकॉप्टर जैसी सर्विसेज जहां पे अगर शेयर्ड बेसिस पे सीट ली जा रही है तो केवल आप 5% GST लगा रहे हैं, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज पे जरा जाहिर तौर पे और ज्यादा जेंटल अप्रोच, जेंटल टैक्सेशन लगाने की जरूरत है, क्योंकि हेलीकॉप्टर आप हम अफोर्ड नहीं कर सकते जाना. ठीक है, आप हम नहीं हेलीकॉप्टर की सीट, शेयर्ड सीट भी नहीं अफोर्ड कर सकते हम लोग हेलीकॉप्टर की. ठीक है, और ना हमारे इतने कोई हाई फाई शौक है कि हमने हेलीकॉप्टर से जाना है. यानी कि वो जो काम कर रहे हैं या तो वो शौकिया बेस पे कर रहे होंगे या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तब कर रहे होंगे. ठीक है, तो अगर उसके ऊपर आप केवल 5% GST लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब इंसान अगर गलती से पॉलिसी लेने की सोच ले तो उसको इतना टैक्स ना भुगतना पड़े कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो टर्म है उससे ज्यादा का टैक्स वो चुका रहा है. ठीक है, तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. काफी इसके ऊपर शोर हो रहा है. आप अपना ओपिनियन बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है ये टैक्स जो लगाया गया है वो भी इतनी भारी मात्रा में, ये सही है? और अगर इतनी भारी मात्रा में टैक्स अगर आपने लगाना है तो जो प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो क्यों हैं? आप उनकी सुविधाएं क्या सुधारेंगे? ठीक है, क्या सरकार ऐसा कुछ करेगी कि उनकी सुविधाएं सुधर सके कि आम जनता को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ना जाना पड़े, या इसको भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है? चलिए देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज. पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सत्य है, ट्रू है? The GST Council has completely revoked the 18% GST insurance premiums. Incorrect है, बिल्कुल नहीं हटाया गया है. अभी तक तो कुछ भी नहीं हटाया गया है, अभी सिर्फ चर्चा चल रही है कि हम इस बार डिस्कस करेंगे और अगली मीटिंग में हम रिपोर्ट लेकर आएंगे और फिर हम बताएंगे कि हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए. ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं हटाया गया है, इसलिए इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट. The finance minister has firmly opposed any review of GST levy on insurance premiums in the council. तो उन्होंने काउंसिल मीटिंग में ऐसा कुछ ऑपोजिशन नहीं दिखाया, लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने अपोज किया कि भाई ये हमारा इशू नहीं है. आपके जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं, आप जिन भी स्टेट से आ रहे हैं वो भी इस मीटिंग का, इस काउंसिल का हिस्सा है, आप उनसे बात कीजिए. कि स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू से जनरेट कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए. तो इनकरेक्ट है. The GST Council plans to reconsider the GST on insurance premiums after a report from a new group of ministers. बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने यही प्लान करा कि भाई हम नए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, हम उनसे रिपोर्ट मांगते हैं, उनको बोलते हैं भाई आप विचार विमर्श करो और रिपोर्ट दो कि क्या होना चाहिए इसका अगला फैसला, फिर उस बेसिस पे नेक्स्ट मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन ऑफ द पैसेज काफी ऑप्टिमिस्टिक निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर ये बात भी कोई बोलता है ना कि चलो जी हम कंसिडर करते हैं, रिकंसिडर करते हैं, तो हमें एक आशा की किरण दिखाई दे जाती है कि शायद वो हमारे बारे में सोच लें, शायद उनको दया आ जाए हम लोगों के ऊपर और हमारा ये जो टैक्स लगाया जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर ये कम हो जाए. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. The group of ministers is being formed to address which issue mentioned in the passage. किस मसले के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए? तो जो जीएसटी टैक्स लगाया गया इंश्योरेंस प्रीमियम्स के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, उसके टैक्स रिडक्शन की डिमांड उठ रही है, उसकी जांच पड़ताल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर गठित किया गया. टू एग्जामिन रिड्यूसिंग द इनडायरेक्ट टैक्स ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम्स बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following words is the closest in meaning to the word benign? तो बेनिगन का मतलब होता है कि कोई चीज बड़ी ही आपने जेंटली किसी चीज को
टैकल करा या सौम्य तरीके से आपने उसको देखा। तो सिवियर, सिवियर मतलब बड़ा ही गंभीर, कठोर, हार्श, हार्श मतलब कठोर, फेवरेबल, फेवरेबल मतलब थोड़ा सौम्य, मेरे पक्ष में भी हो सकता है, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव मतलब सजा के तौर पे। सो ऑप्शन सी फेवरेबल इज करेक्ट। सिनोनिम बोलो ना, क्लोजेस्ट, हाँ ठीक है, सी फेवरेबल इज करेक्ट। पैसेज के अनुसार, फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू जीएसटी ऑन इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो सरकार का क्या रवैया रहा इसके ऊपर? द गवर्नमेंट इज लाइकली टू इंक्रीज जीएसटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फर्दर। अरे भाई हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा ना किया जाए, इनकरेक्ट है। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ड्यू टू इंक्रीज कंज्यूमर कॉस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिगिनिंग जुलाई 1 अ हिस्टोरिक पेज टर्न्स, यानी कि जो 1 जुलाई से एक नया ऐतिहासिक पन्ना जो है वो खुलता है। द भारतीय न्याय संहिता, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम will now replace the Indian Penal Code 1860, the Criminal Procedure Code 1973 and the Indian Evidence Act 1872। बोल रहे हैं कि इससे क्या एक नया पन्ना, एक नया अध्याय शुरू हो गया। क्या अध्याय शुरू हुआ कि हमने कुछ जो हमारे पुराने एक्ट्स थे, कानून थे, प्रावधान थे, जिनके बेसिस पे जजेस जो है अपने फैसले सुनाते थे, जो नियम कायदे कानून बने हुए थे, उनको बदला है और नए नाम आ गए हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, और रिप्लेस किसको करते हैं? इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करता है कौन? भारतीय न्याय संहिता, जो कि 1860 में बना था। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। These three laws have for over a century framed the citizens' compact with the state, especially its imperative to dash the rule of law। तो ये जो नियम थे, पुराने लॉ थे, ये कई सालों से, कई सेंचुरी से क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान में नागरिक का सरकारी संस्थानों के साथ में क्या रिलेशन रहेगा, सरकारी संस्थानों का नागरिक के साथ में क्या रिलेशन रहेगा, उनको गाइड करते थे, फ्रेम करते थे। स्पेशली इट्स इम्पेरेटिव टू डैश द रूल, खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण था इम्पेरेटिव टू डैश द रूल ऑफ लॉ, कानून का जो रूल था उसके लिए, एंड द डैश एपरेटस दैट कम्स विद इट, और जो भी इसके साथ में एपरेटस आता था, एपरेटस यानी कि जो भी इसके साथ में फर्दर जो सब क्लासिफिकेशन आती थी उन सबको ही गाइड करता था। बट India's criminal justice system has been in dash need for reform। लेकिन हिंदुस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो बड़े लंबे समय से उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी। जाहिर सी बात है 1860 के जो कानून है वो आज की डेट में वैलिड कहाँ होंगे? कुछ तो वैलिड होंगे, लेकिन अब तो क्रिमिनल्स के माइंडसेट बदल चुके हैं, लॉज उनको तोड़ने के नए नए तरीके पता है, तो फिर हमें भी तो कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा ना। The case has been made repeatedly by mounting numbers of under trials in jails। और इसका पक्ष वो कैसे लेते थे? बार बार ये दोहरा के कि कितने सारे अंडर ट्रायल्स जेल्स में हैं। द विक्टिम्स इन देयर लॉन्ग वेट फॉर जस्टिस, जो कि विक्टिम्स हैं और बड़े लंबे समय से अपने लिए जस्टिस की इंतजार कर रहे हैं। एंड कोर्ट रूम्स डैश विद केसेस, और कोर्ट रूम्स जो है वो केसेस से भरे पड़े हैं खचाखच। द डैश ऑफ न्यू कोर्ट्स इज अ लैंडमार्क स्टेप। तो ये जो नए कोर्ट्स का आगमन हुआ, ये क्या करता है? ये एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है, एक स्टेपिंग स्टोन या लैंडमार्क, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। These three laws have for over a century framed the citizens' compact with the state, especially its imperative to, first है laying down। तो लेइंग डाउन अभी थोड़ी कर रहे हैं, वो पहले के हो चुके हैं ना। लेट डाउन मतलब कि लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट करना। लेट डाउन पास्ट टेंस में आ रहा है, और ले डाउन मतलब करता आया है, लंबे समय से करता आया है। ठीक है, सो यहाँ पे ले डाउन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ले डाउन टू ले डाउन द रूल ऑफ लॉ एंड डैश apparatus दैट कम्स विद इट। एंड फर्स्ट है कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है जो ऐसे नियमों का पालन करवाने के लिए जो दबाव बनाया जाता है ना, पुश किया जाता है, तो ये उनको
जो भी इसके साथ में जुड़े हुए नियम होते हैं उनको पालन करवाने में मदद करता है, ठीक है। सो कोercive इज करेक्ट। सेकेंड, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि आप ना किसी के कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, किसी के साथ में जुड़ी हुई हो, उसके अनुकूल हो, ठीक है, तो हो गया कंड्यूसिव, ठीक है, किसी की मददगार हो। डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब कि जो आपसे भिन्न करती हो, भिन्न ताल्लुक रखती हो, अलग हो। स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब कि किसी एफर्ट लगाना, किसी चीज के लिए प्रयास करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कोercive apparatus इज करेक्ट। बट इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज बीन इन डैश नीड फॉर रिफॉर्म। तो ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज को संचालित करना, किसी चीज को प्रेरित करना, आगे बढ़ाना। इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब नया, न्यू। डाइवर्स मतलब अलग। डायर। डायर मतलब बहुत ही अत्यधिक, बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे उसको डायर नीड थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। The case has been made repeatedly by mounting numbers of under trials in jails. The victims in their long wait for justice and courtrooms dash with cases. Clogged. Clogged मतलब फंसे हुए, ठसाठस भरे हुए। Obliged. Obliged मतलब बिल्कुल बाध्य। Arranged मतलब व्यवस्थित। Prolonged. Prolonged मतलब लंबे समय तक। तो यहाँ पे कोर्ट रूम्स क्या है, खचाखच भरे हुए हैं केसेस से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The dash of new codes is landmark step. टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी की गवाही, किसी का प्रमाण। एंडोर्समेंट मतलब कि समर्थन। इम्पेडिमेंट मतलब कि बाधा। और एनैक्टमेंट मतलब कि लागू होना। तो इन कानूनों का, नए कानूनों का लागू होना एक नया कदम हो सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं अगर, तो वो देखना है, ठीक है। दिस विन कुड एनहांस टू बी अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द टीम। तो ये विन जो है, ये हमारी जो जीत है, एनहांस। एनहांस मतलब बढ़ाना। क्या बढ़ा सकती है? हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट हो सकती है फॉर्च्यून्स ऑफ द टीम, यानी कि टीम के भविष्य में, उसके अच्छे भविष्य में ये एनहांस नहीं करेगी, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, साबित हो सकती है। डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दर्शाना, प्रदर्शन करना। कंफर्म। कंफर्म मतलब सुनिश्चित करना, पुष्टि करना। अकॉम्प्लिश मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। प्रूव मतलब साबित होना। तो ये जो जीत है, ये एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ऑर्गेनाइजेशंस फर्टिव actions must be taken into notice and dealt with accordingly. एंटोनिम बताना है फर्टिव का। फर्टिव का मतलब क्या होता है? छिपे हुए, हिडन, सीक्रेट। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो ऑनेस्ट है या फिर जाहिर है, उजागर है, ठीक है। फर्स्ट है ट्रूथफुल। ट्रूथफुल मतलब सच्चे, ऑनेस्ट। फॉक्सी। फॉक्सी मतलब चालाक। फ्यूचरिस्टिक भविष्यवादी। शेडी। शेडी मतलब कि कुछ सस्पेंस रखने वाले। तो यहाँ पे ट्रूथफुल इज द पॉजिटिव टर्म जो कि फ्यूटिव का एंटोनिम हो सकती है। मदर्स हैव ग्रेट एनिमोसिटी फॉर द चिल्ड्रन। इसको इंप्रूव करना है। एनिमोसिटी मतलब शत्रुता, दुश्मनी। तो माताओं को अपने बच्चों से दुश्मनी होती है कोई? नहीं ना। अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है कोई ऐसा बर्ताव, कोई ऐसी भाषा, ऐसी स्पीच जो कि असली ना हो, बनावटी हो। अबेसमेंट कोई ऐसा कार्य जो आपको ह्यूमिलिएट करता हो, ठीक है, डिग्रेड करता हो। एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल ही गैर तार्किक हो या बड़ी ही बकवास, अनरीजनेबल बात कर रहा हो। तो यहाँ पे अफेक्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फासन। फासन का मतलब होता है फासन योर सीट बेल्ट, यानी कि कसना, बांधना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है बोल्ट। बोल्ट का मतलब होता है पेंच कसना, नट एंड बोल्ट जो होते हैं। अनडू। अनडू मतलब किसी चीज को खोलना। लूजन ढीला करना। डिटैच अलग कर देना, सेपरेट कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बोल्ट इज करेक्ट। स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेशिवियस। लेशिवियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लस्टफुल कोई व्यक्ति हो। जनरस उदार। डिसीटफुल धोखेबाज। ह्यूमरस मजाकिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जनरस इज करेक्ट। अ बॉयस्ट्रस हॉर्स मस्ट हैव अ रफ ब्रिडल। बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है? बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, उत्साही। तो ऐसा जो हॉर्स होता है मस्ट हैव अ रफ ब्रिडल। तो उसकी रफ ब्रिडल होती है। ब्रिडल मतलब कि
घोड़े की जो नाल नाल नहीं, जो उसके मुंह पे जो लगाया नहीं जाता उसको, उससे पकड़ने के लिए रस्सी वगैरह जो होती है पकड़ने के लिए, है ना, तो वो उसकी बहुत रफ होएगी, कठोर होएगी, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो बॉयस्ट्रस का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो बॉयस्ट्रस का मतलब बड़ा ही उत्साही, एकदम एनर्जेटिक, या फिर जो बोलते हैं ना कि जंगली घोड़ा है, या फिर वाइल्ड है, या अनटेम्ड है, तो वो क्या हो गया, बॉयस्ट्रस। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बाउंसी। फर्स्ट है बाउंसी, बाउंसी मतलब उछलने वाला। राउडी, राउडी मतलब दंगई। काम, काम मतलब बिल्कुल शांत, तो एंटोनिम हो गया काम। लाउड मतलब शोर मचाने वाला, बहुत ही जोरदार वाला, बहुत ही तेज। Sonam's cat used to chase the mouse into the kitchen and knock through a tower of pots and pans. बोल रहे सोनम की कैट जो है वो माउस को चेस करने के लिए किचन में इधर उधर भागती थी, और जो उसने पॉट्स का एक टावर बना रखा था उसको नॉक कर देती थी। नॉक करती मतलब गिरा देती थी। तो नॉक थ्रू नहीं होगा, नॉक ओवर होगा, उसको टकरा के, उससे टकरा के गिरा देती थी ना। सो नॉक आउट अ टावर ऑफ पॉट्स, नॉक आउट का मतलब होता है किसी को मार देना, बेहोश कर देना। नॉक ओवर इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है वर्सेंट का। वर्सेंट का मतलब होता है कोई स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई, और ज्यादा खराब हो गई है। राल्स कंडीशन वर्सेंट इन दी हॉस्पिटल, उसकी स्थिति जो है हॉस्पिटल में और ज्यादा खराब हो गई, बिगड़ गई। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सुधर जाना। चेंज्ड, उसकी स्थिति चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। इम्प्रूव्ड, बेहतर हो गई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रेवर्स्ड, ट्रेवर्स्ड का मतलब होता है पार कर गई, और स्केल्ड मतलब चढ़ गई, कहीं पे ऊपर की तरफ राइज कर गई। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है। टू बी इनएक्सपेंसिव नहीं है महंगा, इनकरेक्ट। टू बी अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब महंगा नहीं हुआ, ठीक है। आप जो चीज खरीद सकते हो वो आपके लिए महंगी नहीं है, राइट। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्राजक्ता इज अ वेरी वेन गर्ल, वेन का हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है। वेन का मतलब होता है घमंडी, प्राजक्ता बहुत ही घमंडी लड़की है। एंटोनिम क्या हो गया, ऑनरेबल। ऑनरेबल मतलब काफी सम्माननीय है, उसका मान सम्मान है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार है। होपफुल, होपफुल मतलब उम्मीदवान है, आशावान है। और हम्बल, हम्बल मतलब विनम्र है। तो देखो ऑनरेबल, होपफुल, हम्बल सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन वेन जो घमंडी है वो रूड को भी दर्शाता है। घमंडी व्यक्ति अक्सर रूड होता है। तो हम्बल मतलब इसका एंटोनिम हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द सीईओ's decision to cut benefits was a dash move. लेबोरियस, लेबोरियस मतलब मेहनती, मेहनत कराने वाला, बड़ा ही श्रम करवाने वाला। हार्श मतलब कठोर। रिगरस, रिगरस मतलब अगेन कठोर, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह या अनुशासन के संदर्भ में होता है कठोर, ठीक है। कठोर ट्रेनिंग करवाई जा रही है, कठोर उसका हैबिट्स है, रिगरस हैबिट्स को फॉलो करता है, रूटीन फॉलो करता है। ह्यूमरस मतलब मजाकिया, तो यहाँ पे उसका जो डिसीजन था वो रिगरस नहीं, हार्श था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई एम सो ग्लैड दैट आई रैन इन टू यू ऑन द वे। अब यहाँ पे अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो बताना, तो इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। रैन इन टू ही होते कि मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मुझे रास्ते में मिल गए, ठीक है। अब आप किसी अलग जगह पे, अनजान जगह पे जाइए, आप बिल्कुल डर गए, अपना घर का रास्ता भूल गए, आपका फ्रेंड वहीं पे, आपका रूममेट मिल जाए आपको, तो आपको कितनी खुशी होगी। आप क्या बोलोगे, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फाउंड यू, आई रैन इन टू यू ऑन द वे, अदरवाइज तो आई वुड हैव लॉस्ट, ठीक है। सो no improvement required, option B is correct. The committee heard that he had been negligent on his duty. Incorrectly spelled word बताना है हमें। देखो ऑप्शन दिए हैं, कमिटी, कमिटी के स्पेलिंग तो करेक्ट है। heard, heard के स्पेलिंग भी करेक्ट है। ड्यूटी, ड्यूटी के स्पेलिंग भी करेक्ट है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट के स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The arrival of Pragati in the house brought disharmony among the family members. Idiom बताना है, जब अपने प्रियजनों के बीच में गहमा गहमी हो जाए, विचार ना मिले, बहसबाजी हो जाए, तो उसको बोलते हैं रिफ्ट इन द लूट, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्ट इन द लूट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेयर ब्रेड, हेयर ब्रेड का मतलब होता है बहुत छोटा सा डिफरेंस। बोलेंगे ना कि ये तुम दोनों के बीच में बस 19-20 का अंतर है, वो 19-20 का अंतर इंग्लिश में बोलेंगे हेयर ब्रेड। टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स का मतलब होता है बेचैनी में, ठीक है। अ क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब होता है कोई अनसुनी पुकार, जैसे कि आपने मदद की पुकार लगा रहे लेकिन सुनी नहीं गई, या आप अंदर से रो रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी माँ उस बात को समझ ले लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, तो वो क्या है, क्राई इन द विल्डरनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिफ्ट इन द लूट इज करेक्ट। टाइटैनिक, टाइटैनिक
जहाज, तो क्या था वो जहाज? उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टाइटैनिक मीन्स बहुत बड़ा, बहुत विशाल। ठीक है। डीप, गहरा। अट्रैक्टिव, आकर्षक। ह्यूज, बड़ा। डिजास्ट्रस, तबाही से जुड़ा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ह्यूज, ऑप्शन सी ह्यूज इज द सिनोनिम फॉर टाइटैनिक। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।